तो चलिए बच्चों, आज जो काम करना है हमने, कल जो है वो लास्ट ईयर के 2 ईयर के क्वेश्चन जो है वो हम लगा चुके हैं। अगले वाले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। तो 2020 वाले क्वेश्चंस जो है ना बेटा, उनके बारे में बात करते हैं। बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, वही चीजें जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं कि ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार हमारे लेंसेज से, या अगर मैं बात करता हूँ प्रिज्म से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रो वाले पार्ट में अगर हम चर्चा करते हैं तो ईएम वेव वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा वो हर बार रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। तो ग्रेविटी के बारे में बेटा बात हो रही है कि ग्रेविटी से रिलेटेड कौन सी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया है बेटा। एक तो सबसे ज्यादा ध्यान जो है ना वो आपने इन बातों पर ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट तो नहीं कहा हुआ है या नोट करेक्ट तो नहीं कहा हुआ है। इन बातों पे जो है ना वो ज्यादा ध्यान देना है आपने। कई बार जो है ना इनकरेक्ट लिखा होगा, आप पढ़ क्या लोगे, इसको करेक्ट पढ़ लोगे। तो थोड़ा सा इस वाले पोर्शन पे ना आके रुकना है, आपने थोड़ा सा ध्यान लगाना है। तो वर्ड जो है वो क्या कहा हुआ है, अभी तो हमसे जो बात हो रखी है सर वो किसके बारे में हो रखी है, करेक्ट के बारे में। और बातें जो है वो हमसे किससे रिलेटेड हो रही है, ग्रेविटी की बात जो है ना वो हमें कही हुई है कि ग्रेविटी जो है बेटा उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्या पता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले ग्रेविटी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो चीजें शुरुआत कहां से होती है, ग्रेविटेशन से होती है। ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो भी इस यूनिवर्स के अंदर रखे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास क्या है, मास, एक ऑब्जेक्ट के पास मास कितना है m1, दूसरे के पास मास कितना है m2, और ये सेपरेशन है इनके बीच में, कोई भी सेपरेशन इनके बीच में क्या है, d। तो हमेशा जो फोर्स है बेटा वो कौन सा लगना है, ग्रेविटेशन वाला फोर्स जो है ना वो इनके बीच में लग रहा होता है। और ये फोर्स जो है वो कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्शन के नेचर का होता है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स का ही इस्तेमाल जो है वो हम किसके लिए कर रहे होते हैं कि हमारे पास प्लेनेट है, जैसे अर्थ के बारे में बात करता हूं, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसके पास कुछ भी मास जो है वो अवेलेबल है, तो काम जो है वो क्या हो रहा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है, और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है सर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मैं इस मार्कर के बारे में बात करूं, तो आप जब इसको फ्रीली छोड़ते हैं तो फ्रीली छोड़ने से ये कहां आ रहा होता है, अर्थ की तरफ जा रहा होता है। और अर्थ की तरफ जब जा रहा होता है बेटा तो काम जो है वो क्या होता है कि जो इसके अंदर एक्सेलरेशन आती है वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। ये काम जो है ना बेटा वो हमारे पास है। अब सुनेंगे ध्यान से, काम करना क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट जो है वो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो हमारे पास होगी। तो ऑप्शन जो है वो हमने देखने हैं क्या 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 रखा है। जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इंप्लाइज जीरो वेलोसिटी। बेटा गलत बात है ये तो, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन अगर किसके बराबर है, जीरो, तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो। क्यों, क्योंकि आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन पता है सर, v इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, u प्लस at। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो v इज इक्वल टू किसके बराबर है, u। एक्सेलरेशन की जगह अगर मैं जीरो करता हूं मल्टीप्लाई बाई t, तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, v इज इक्वल टू u के बराबर है। मतलब कि मान लो आपकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, तो थ्रू आउट उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो थ्रू आउट वेलोसिटी जो है सर वो क्या रहने वाली है, हमारे पास सेम रहने वाली है। तो जीरो वेलोसिटी होना जरूरी नहीं है, ये बात जो है ना वो गलत हो जाएगी। जीरो एक्सेलरेशन हैज नो रिलेशन विद वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेलरेशन जो है उसका वेलोसिटी से तो लेना देना है, कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस at हमारे पास है। एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी जो है सर वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ठीक है, ये बात जो है वेलोसिटी जो है उस समय पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मींस जीरो एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। तो ये बात जो बेटा इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो क्या कह रखा है, वेलोसिटी तो कितनी है, जीरो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो भी किसके बराबर है, जीरो। ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आप जो है वो अगर किसी पॉइंट से क्या करते हैं, एक पॉइंट ए है और आप वहां से टर्न लेके दोबारा कहां आ रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पहले आप किसकी तरफ जा रहे थे, ए, अब जो है वो आप वापसी कहां जा रहे हैं, बी की तरफ। तो इस पॉइंट पे, लास्ट वाले पॉइंट पे वेलोसिटी तो कितनी होगी, जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगी। तो ये बात जो बेटा ये भी क्या होगी हमारे पास, गलत हो गई है। लास्ट पे चलते हैं तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्री फॉल। पूरे फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू जो है सर वो हमारे पास करेक्ट है कि अगर हम बात करते हैं कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल कर रहा है तो थ्रू आउट जो बेटा उसकी एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू जो है ना वो हमारे पास रहती है अगर हाइट वगैरह ज्यादा ना हो। ठीक है, ज्यादा लंबे
मतलब कि हाइट से, मतलब कि एक काफी बड़ी हाइट जो है वहां से अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है तो चीजें थोड़ी बहुत क्या कर जाती हैं, चेंज। लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं तो वो डाटा हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो पूरे फ्री फॉल में क्या रहने वाला है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो मैग्नेटिक वाले चैप्टर से दे रखा है आपको। क्या कह रहा है, 10th क्लास में भी हम इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स, एक सिंगल सोर्स से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेटा हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो है वो हम क्या पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेटा, अगर मैं बात करता हूं पूरी फिजिक्स के अंदर कोई भी फील्ड लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती हैं, कोई भी फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरी अगर मैं बात करता हूं बेटा तो अगली चीज जो है वो हमारे पास क्या है कि कोई भी जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्लो के बारे में, ये तो बात किसके बारे में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में चार्जेस से जो लाइंस निकलती हैं उसके बारे में हो रही है। ये मैग्नेट से जो लाइन निकलती है, इसी तरीके से वाटर का फ्लो हो रहा है तो वहां पे जो है ना बहुत शांत से फ्लो को बेटा हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या कह रहे होते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये किससे, लिक्विड से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है वो लिक्विड के फ्लो से रिलेटेड है। तो स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो आप जो है इस काम को कैसे पढ़ रहे होते हैं कि मान लो वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक टेंजेंट तो बेटा कहां खिंच जाएगा, इस तरफ, और दूसरा टेंजेंट कहां खिंच जाएगा, इस तरफ। मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो गई हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर दो डायरेक्शन है इसका मतलब क्या है बेटा कि भाई दो डायरेक्शन जो है, इसका मतलब क्या हो गया, दो डायरेक्शन फोर्स की हैं, और फोर्स की दो डायरेक्शन जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होती। इसका मतलब ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वही करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी डिस्कस करेंगे अलग से। अभी के लिए कितना जरूरी है कि कोई भी दो फील्ड लाइंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, चाहे वो स्ट्रीम लाइंस हो, ठीक है, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट, दो डायरेक्शन, विच इज नेवर पॉसिबल। तो ये आंसर जो है ना बेटा वो हमारे पास है। 10th क्लास में भी आप इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स रूल इज करेक्ट। अब फ्लेमिंग रूल जो है बेटा वो जो है, अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन ना पढ़ के, पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, फ्लेमिंग रूल के बारे में ही अगर हम चर्चा करें। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको डिस्कस कर रहे हैं पहले से, फ्लेमिंग्स रूल, तो फ्लेमिंग जो है बेटा, फ्लेमिंग रूल पहली तो बात किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। मैग्नेटिक वाले चैप्टर से रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग्स रूल जो है वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से रिलेटेड है। अब अगर मैं बात करता हूं तो फ्लेमिंग के जो है बेटा वो दो रूल हमारे पास है। ठीक है, एक जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, और एक जो है बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो फोर्स ऑफ कंडक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, फोर्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन जो है वो कौन देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं बेटा तो अगली जो चीज है वो हमारे पास क्या है कि इंड्यूस्ड करंट जो है, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, मतलब कि अगर मैं बात करता हूं इंड्यूस्ड करंट जो है, जो करंट तुमने पैदा करा है, ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो करंट पैदा कर रहे होते हैं उस करंट की डायरेक्शन जो है बेटा वो कौन दे रहा होता है, उस करंट की डायरेक्शन जो है वो कौन देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट हैंड रूल, तो उसमें क्या है, फोर्स ऑफ कंडक्टर जो है वो किससे मिलता है, लेफ्ट हैंड रूल से। और इसके अंदर अगर मैं चर्चा करूं तो काम जो बेटा वो क्या है, इसका इस्तेमाल जो हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में आप फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो है मोटर रोटेट करती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो जनरेटर के लिए जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है वो क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और अगर मैं बात करता हूं मोटर में, तो मोटर के लिए कौन सा यूज होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये काम जो है ना वो हो रहा होता है। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, क्या इनसे रिलेटेड काम हमें दे रखा है। तो चीजें जो है बेटा वो क्या कह रखी हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो क्या करता है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर में लेफ्ट हैंड जो है वो किसके बारे में बताता है, फोर्स के बारे में बताता है। स्टेटमेंट तो सर ठीक क्या रखी है, अगले वाली देखते हैं वो गलत कैसे है। राइट हैंड रूल जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो सर कौन दे रहा होता है, लेफ्ट हैंड रूल देता है। लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों का इस्तेमाल जो है बेटा नहीं होता है। लेफ्ट वाला मैंने बताया है फोर्स के लिए है,
राइट वाला जो है बेटा वो किसके लिए है, इंड्यूस्ड करंट के लिए हमारे पास है। याद रखने का एक तरीका भी हो सकता है, लेफ्ट में वर्ड क्या है, एफ, एफ का मतलब क्या है, फोर्स हमारे पास है। राइट में जो वर्ड है बेटा वो क्या है, आई, और आई का मतलब क्या होता है, करंट हमारे पास है। फ्लेमिंग रूल को कुछ भी लेना देना नहीं है बेटा, गलत बात है तो, ठीक है। फ्लेमिंग रूल जो है वो तो मैग्नेटिज्म के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ये काम जो है ना वो हमने कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट। मोशन से रिलेटेड जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दे रखी है, ये बात जो है ना वो हमारे पास है। और बातें जो है वो कौन कौन से मोशन के बारे में हो रही है बेटा, हमसे जो कहा गया है एक पीरियोडिक मोशन कहा गया है, एक बोला गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, एक जो वर्ड है वो हमारे पास है पीरियोडिक मोशन। दूसरा जो वर्ड है, एक जो वर्ड है वो हमारे पास कौन सा है, पीरियोडिक मोशन हमारे पास है। पीरियोडिक मोशन नाम से ही पता चल रहा है बेटा, एक ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एक पेंडुलम जो आपकी घड़ी के अंदर लगा हुआ है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कहां पहुंचता है, इस पोजीशन पे पहुंचता है, यहां से दोबारा यहीं आता है और दोबारा कहां जाता है, यहां पे आ जाता है। ये काम जो है ना वो हमारे पास है कि पेंडुलम जो है पहले ये पोजीशन जो है ना बेटा ये मीन पोजीशन होती है पेंडुलम की, इसको क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन। वो इस वाली एक्सट्रीम पे जा रहा होता है, एक्सट्रीम पे गया और दोबारा से फिर कहां आता है, मतलब कि दो एक्सट्रीम के बीच में मूव कर रहा होता है। मीन से कहां जाएगा, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से कहां आएगा, मीन पे, मीन से दोबारा एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से दोबारा कहां जाएगा, मीन पे। ये काम जो है ना वो हमारे पास चल रहा होता है। तो अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास चीजें जो है बेटा वो कुछ किस तरीके से दे रखी हैं। पीरियोडिक मोशन जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट करता है अपने आप को, रिपीट करता है खुद को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। एक टाइम पीरियड है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होता है बेटा। अगला जो नाम है वो क्या कहा हुआ है इसने, एसएचएम कहा हुआ है। एसएचएम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एसएचएम हमारे पास क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना वो क्या चीज हमारे पास है, ठीक है। एसएचएम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो चीजें क्या होती हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन तो है ही, ये भी अपने आप को क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। प्लस इसमें एक खास बात और हो जाती है, और वो खास बात क्या है कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ये बात जो है ना वो भी साथ में इंक्लूड हो जाती है किसमें, एसएचएम में। मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक तो है, साथ में जो ऐड हो रहा है वो क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट की। जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो पीरियोडिक के अंदर तो सिंपल क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट। लेकिन ये पीरियोडिक भी है, प्लस में एक कंडीशन और भी है। तो हम क्या कहेंगे, हर एक एसएचएम जो है वो क्या है, पीरियोडिक। लेकिन जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन क्या हो एसएचएम में। तो सुनते हैं ध्यान से, हर एक पीरियोडिक मोशन जो है वो क्या कह रखा है, सिंपल हार्मोनिक। गलत बात है बेटा, क्योंकि पीरियोडिक में तो टाइम का फंडा तो है, साथ में क्या भी करना है। एसएचएम के लिए तो क्या भी होना चाहिए, एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट भी होना चाहिए। ऑल सिंपल हार्मोनिक आर पीरियोडिक, बिल्कुल सही बात है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कैसे होते हैं, पीरियोडिक हो रहे होते हैं। ये चीजें जो है ना वो हमारे पास है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। गलत बात है, रिलेशन है सर। रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक एंड पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाई हैं। पीरियोडिक मोशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करेगा। एसएचएम के लिए पीरियोडिक तो होना ही पड़ेगा, साथ में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल भी होती है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमें दे रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, नॉलेज भी इंप्रूव कर रहा होगा आपकी। रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। बेटा बात जो है वो क्या कह रखी है कि आप जो है रोड पे जब जा रहे होते हैं, अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हैं तो आगे जाके आपकी गाड़ी को रोक लिया जाता है कई बार पुलिस वालों के द्वारा। होता क्या है कि उनकी एक गाड़ी जो है वो क्या करती है, रडार सिस्टम का इस्तेमाल करके क्या करती है, आपकी स्पीड को चेक करती है। अगर वो स्पीड एक लिमिट से ज्यादा है तो आपका क्या होगा, चलान होगा। तो अब ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई पुलिस वालों को कैसे पता चल गया। ठीक है, पुलिस वालों जो हैं उन्होंने करा क्या है, रडार सिस्टम का इस्तेमाल करा है। और रडार जो है बेटा वो काम करता है किस पे, डोपलर इफेक्ट पे। रडार जो है वो किस पे काम कर रहा होता है, डोपलर इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमारे पास है कि रडार जो सिस्टम है, जो उनके पास पुलिस वालों के पास जो डिवाइस है, रडार सिस्टम जो है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, किस इफेक्ट पे है, वो जो है बेटा वो हमारे पास क्या है, डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट जो है इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डोपलर इफेक्ट जो है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, डोपलर इफेक्ट जो है वो क्या कहता है
कि अगर मैं बात करता हूं किसमें, कि एक जो है बेटा वो हमारे पास क्या होता है, सोर्स होता है, और एक जो है वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वर। ये दो चीजें जो है ना वो हमारे पास है। ठीक है, सोर्स तो कौन है, हम जो है वो किसका काम कर रहे हैं, सोर्स है। मतलब कि जो मैं हूं या तुम हो, जो भी गाड़ी चला रहा है वो किसका काम कर रहा है, ड्राइवर जो है वो किसका काम कर रहा है, सोर्स का। ड्राइवर वाली गाड़ी जो है वो किसका काम कर रही है, सोर्स का। ऑब्जर्वर कौन है, जो पुलिस वाले हैं वो क्या किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वर का। अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, रिलेटिव मोशन तो है ही सर, पुलिस वाले खड़े थे आराम से, उनकी गाड़ी जो है वो खड़ी थी, हम जो है वो किस में है, मोशन में, हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो काम जो बेटा वो क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, और वो उसी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बेसिस पे जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपस में क्या कर जाती है, मतलब कि एक्चुअल और नोटिस्ड जो फ्रीक्वेंसी है उनमें डिफरेंस आ जाता है। और फ्रीक्वेंसी का जब भी डिफरेंस आता है तो उसी के बेसिस पे जो है बेटा वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। उनके पास जो है वो डिवाइसेस लगे होते हैं जिससे आपकी स्पीड जो है वो क्या कर लेते हैं, चेक। कुल मिला के जो बात है वो क्या है कि रेडार सिस्टम का इस्तेमाल करा जाता है, और वो जो रेडार सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, डोपलर इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। पिछला जो क्वेश्चन है एक बार वो रह गया है हमारा, सुने ध्यान से। न्यूटन के थर्ड लॉ जो हैं उनसे रिलेटेड नोट करेक्ट पूछा गया है बेटा। दोबारा से वही बात है कि भाई नोट करेक्ट है, कई बार हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, करेक्ट पढ़ते हैं, वो गलत बात हो जाएगी। नोट करेक्ट जो है ना वो हमसे कहा गया। आप सभी को क्या पता है न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन जो है वो इक्वल है और अपोजिट है किसके, रिएक्शन के। और इसको अगर बेटा मैं बात करता हूं तो एक्शन जो है वो क्या है, कोज है, और रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट होता है। आपने बॉल ली और बॉल को दीवार पे मारा फेंक के, ठीक है, दीवार ने उस बॉल को कहां मार दिया, आपकी तरफ दोबारा फेंक दिया। तो कोज क्या था, आपका फोर्स लगाना। इफेक्ट क्या आया, उसने उल्टा फोर्स लगा दिया। तो देयर इज कोज एंड देयर इज इफेक्ट रिलेटेड टू कोज। कोज और इफेक्ट का हमेशा क्या रहेगा, पेयर रहेगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर एग्जिस्ट इन पेयर। एक्शन और रिएक्शन जो है बेटा वो किस में लाई कर रहे होते हैं, पेयर में। फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर। फोर्स जो है कभी भी सिंगल नहीं होगा बेटा। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जो चीजें हैं वो हमारे पास कुछ किस तरीके से हैं। अगर हम बात करें तो दो का होना जरूरी है। एक जो है वो क्या है, बॉल है, और बॉल जो है उस पर जाके टकराई है, तब जाके ये जो पेयर है ना वो बन रहा हुआ। ठीक है, फिर क्या कह रखा है, अर्थ जो एक स्टोन को नीचे खींचती है ग्रेविटी की वजह से, द स्टोन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, अगला जो काम है वो क्या कह रखा है, भाई जितना फोर्स अर्थ पे लगाया है, किसने लगाया है, जितना फोर्स अर्थ ने किस पे लगाया है, बॉल पे या स्टोन पे, उतना ही फोर्स स्टोन पे लग रहा है। किसकी वजह से, ये जो है बेटा ये स्टोन है, ये जो है ये क्या है, अर्थ है। स्टोन पे लगा किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। अर्थ पे लगेगा किसकी वजह से, स्टोन। सर स्टोन तो नीचे चला गया, अर्थ ऊपर क्यों नहीं आई बेटा, अर्थ जो है ना वो बहुत भारी है, अर्थ का मास जो है वो बहुत ही ज्यादा है, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बहुत कम सी होगी। ऑब्जेक्ट तो नीचे आ जाएगा, अर्थ ऊपर नहीं उठेगी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं देयर इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशन। ये बात जो बेटा वो आपको पता है। फिर देयर इज नो कोज इफेक्ट रिलेशन, बिल्कुल गलत बात है बेटा। दोनों में से यहीं से ही पता चलना था, क्योंकि एक ऑप्शन में क्या है, इफेक्ट है, और एक में इफेक्ट नहीं है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट नहीं है। फोर्स जो है वो हमेशा किस पेयर में होगा, एक्शन और रिएक्शन के पेयर में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये बात ठीक है, लेकिन हमसे गलत वाली पूछी गई है। फिर क्या कह रखा है कि अगर मैं बात करता हूं तो काम जो बेटा वो क्या करना है, अर्थ जो है वो स्टोन के ऊपर फोर्स लगाएगी, स्टोन अर्थ के ऊपर लगाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, कोज इफेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सी बात गलत है, गलत क्या है कि कोज इफेक्ट का रिलेशन नहीं होता है, ये बात गलत है, और गलत वाली ही पूछी गई है आपसे, तो यही ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना है। ये बात जो है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सर अगर स्टोन पे अर्थ की वजह से फोर्स लग रहा है तो अर्थ पे भी लगेगा किसकी वजह से, स्टोन की वजह से। सर स्टोन तो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थ क्यों नहीं जा रही ऊपर, क्योंकि बेटा स्टोन का मास कम है, अर्थ का मास क्या है, ज्यादा। मास जिसका ज्यादा होता है उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, मिनिमम होती है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूसेस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। रेड लाइट जो है इनमें से कौन सा प्रोड्यूस करता है, तो बेटा ये जो है ये याद रखने वाली बात है। रेड लाइट जो है वो नियोन बल्ब जो है वो रेड लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो नियोन जो है वो रेड लाइट को प्रोड्यूस करेगी जब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर से पास होती है। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने लगा लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, और दोनों में अगर मैं बात करता हूं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ना वो सेम है। तो मेन जो बात है बेटा वो हमने किसके बारे में डिस्कस करनी है कि ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन शुरू करना है।
तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो होता क्या है, पहले तो वो पता करते हैं ताकि डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप कनेक्ट कर सकें। तो इन्होंने क्या कहा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है उससे रिलेटेड डाटा जो है ना वो हमें पता चलता है। एक फॉर्मुलेशन जो है ना वो दे रखी है कि मोमेंटम जो है ना किसी भी फोटोन का मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, h डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था और इन्होंने कहा क्या था, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ क्या रहेगा बेटा, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ क्या रहेगी, एक वेव रहेगी। ये बात जो है ना ये इन्होंने समझाई है। तो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ये बात जो है वो किसने कही है कि कोई भी पार्टिकल भाग रहा है उसके पास जो है वो क्या होती है, एक वेव होती है। मान लो आप चलने लग जाते हो तो उसके साथ भी क्या, एक वेव। पंखा घूम रहा है उसके साथ भी क्या बेटा, एक वेव है। कोई भी चीज जो मोशन में है उसके साथ क्या होती है, एक वेव। तो सर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ती, तो बेटा जो वेवलेंथ होती है ना उनके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो वो वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है जिसको आप नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। और डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, तो इस वेवलेंथ की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, h डिवाइडेड बाई पी। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। पी का मतलब क्या है, मोमेंटम कहा हुआ है। चलिए तो काम जो है वो क्या कह रखा है, दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम है, ठीक है। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास होता है। h जो है बेटा वो क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास है। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और h प्लैंक्स कांस्टेंट अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। ये डाटा जो है ना बेटा ये भी याद रखना है आपने। प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करूं तो 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये काम जो है ना वो हमारे पास है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो सेम है, h सेम है, तो मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, सेम। फॉर्मूले से ही पता है, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा होता है। P जो है बेटा उसकी बात करूं h डिवाइडेड बाई लैम्डा है, h सेम है, लैम्डा सेम है, तो लीनियर मोमेंटम P जो है वो भी क्या रहेगा, सेम। क्वेश्चन ही नहीं था, बहुत बेसिक सा काम था अगर आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पता है। अगला क्वेश्चन जो बेटा वो क्या कह रखा है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। ऑयल जो है और वाटर जो है वो मिक्स नहीं होते हैं। क्यों मिक्स नहीं होते हैं, तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं बेटा तो दोनों की प्रॉपर्टी जो है ना वो अलग होती है। कौन सी प्रॉपर्टी अलग होती है, सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड। क्या क्या इसके और कंसेप्ट जो है ना वो आपके पास बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड काम जो है ना बेटा वो बता देता हूं। सरफेस टेंशन जो है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। कोई सिग्मा से कर देता है, कोई टी से कर देता है, कोई एस से भी कर देता है। सिग्मा, टी, एस सब किसको डिनोट कर रहे हैं, सरफेस टेंशन। होता क्या है, प्रॉपर्टी है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड की, और लिक्विड मस्ट बी एट रेस्ट। प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, प्रॉपर्टी है किसी की, लिक्विड की, और वो लिक्विड किस में है, रेस्ट में, जिसकी वजह से लिक्विड जो है ट्राइज टू रिमेन, लिक्विड ट्राइज टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। लिक्विड ट्राइज टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। कोई भी जो लिक्विड है वो क्या रहता है, मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश करता है। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, एंड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये काम जो है ना बेटा वो हमने करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि यहां पे सरफेस टेंशन जो है वो प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट, प्रॉपर्टी है लिक्विड की रेस्ट पे। क्या कहता है कि भाई लिक्विड जो है ना वो फैलने की कोशिश नहीं करता है। कोई भी लिक्विड जो है वो क्या कोशिश करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश कर रहा होगा। अगली अगर मैं बात करता हूं बेटा तो अगली जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या होंगी कि लिक्विड जो है वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश करता है। और अगली अगर मैं बात करूं तो चीजें जो है बेटा वो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही होंगी कि अगर सरफेस टेंशन, एसटी का मतलब यहां पे क्या है, सरफेस टेंशन ज्यादा है। सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा। तो अगली अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड जो है ना वो कम फैल रहा होगा। सरफेस टेंशन ज्यादा है तो लिक्विड जो है सर वो क्या करेगा, कम फैलेगा। सरफेस टेंशन ज्यादा है, लिक्विड जो है वो कम फैलेगा। ये काम जो है ना वो हमारे पास है। सरफेस टेंशन ज्यादा होने से लिक्विड कम फैल रहा होता है। ये चीज जो है ना वो हमारे पास है। एक बात और हमारे पास कि सरफेस टेंशन जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ये काम जो है ना बेटा वो हमारे पास बन रहा होता है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या हैं कि जो हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स जो हैं इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो एंटीसेप्टिक्स हैं
वो एंटीसेप्टिक्स के पास ना लो सरफेस टेंशन होता है। कहने का क्या मतलब है, तुम्हारी फेयर हैंडसम जो है या फेयर एंड लवली जो है उसके पास सरफेस टेंशन क्या होता है, कम। एंटीसेप्टिक्स हैव लो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन उनका क्या होता है, कम। क्यों सरफेस टेंशन कम है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम होगा तो लिक्विड ज्यादा फैलेगा। ठीक है, ज्यादा फैलने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो आपने फेयर एंड लवली ली और उसको क्या करा, वो पूरे चेहरे पे क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। और चाहे पूरे चेहरे पे फैल जाएगा तो ग्लो भी जो है बेटा वो क्या आ रहा होगा, पूरे चेहरे पे आ रहा होगा। अगर सरफेस टेंशन क्या होता, ज्यादा होता, सरफेस टेंशन ज्यादा होता तो बेटा वो क्या करता, फैल नहीं पाता, तो चेहरे पे कुछ हिस्से पे ग्लो आता और कुछ हिस्से पे ग्लो नहीं आता। इसी वजह से काम जो है वो क्या कहा गया है, एंटीसेप्टिक्स हैव लोअर वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। एंटीसेप्टिक्स का सरफेस टेंशन जो है बेटा वो क्या होता है, कम, ताकि वो चेहरे के मैक्सिमम एरिया को क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तो हॉट सूप टेस्ट बेटर्स, जो एक हॉट सूप है उसका टेस्ट ज्यादा होता है सर। क्यों ज्यादा होता है, अब वो बात जान लेते हैं। हॉट, हॉट का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पे हॉट जो है, हॉट का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम। सरफेस टेंशन कम होगा तो वो फैल रहा होगा लिक्विड, जो सूप है वो आपकी जीभ के ऊपर जाके फैलेगा, ज्यादा टेस्ट बड्स के साथ कांटेक्ट में आएगा, टेस्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। काम जो बेटा वो क्या करना है, हॉट सूप टेस्ट बेटर। हॉट का मतलब क्या है, टेम्परेचर ज्यादा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम। सरफेस टेंशन अगर कम है तो जो सूप है वो जीभ के ज्यादा एरिया पे फैलेगा, ज्यादा टेस्ट बड के कांटेक्ट में आएगा, और काम जो बेटा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा उसका टेस्ट जो है ना वो आपको लग रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या कहा हुआ है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पता ही है आपको कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपके तीनों के तीनों फेज, तीनों फेज का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सारे के सारे जो फेज हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इस ट्रिपल पॉइंट पे। तो ट्रिपल पॉइंट जो वो क्या कह रखा है, इसमें सब्सटेंस का कौन कौन से फेज जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, और कौन सा होता है, वेपर। तीनों फेजेस जो है सर वो हमारे पास होते हैं। तो ऑप्शन जो है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, एट ट्रिपल पॉइंट तीनों के तीनों फेज जो है सर वो एक साथ होते हैं, 1, 2 एंड 3, ऑल फेजेस को एग्जिस्ट एट ट्रिपल पॉइंट। ये काम जो है ना बेटा वो हमारे पास है। अब जो वर्ड है सर वो क्या कह रखा है, लेटेंट हीट कोरस्पॉन्ड्स टू चेंज इन हीट एट कांस्टेंट। सुने बेटा ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं हीट, जो हीट एनर्जी है उसके ना बेटा हमारे पास दो काम हो रहे होते हैं। बेसिक से ही समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि आंसर बहुत बेसिक सा ही है, हम सीधा कर सकते थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, लेकिन पीछे की थोड़ी सी कहानी अगर पता हो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो हीट जो है ना बेटा वो हमारे पास दो टाइप की होती है। एक जो हीट है वो हमारे पास कौन सी है, लेटेंट हीट है, और एक जो हीट है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट। एक लेटेंट हीट होती है और दूसरे वाली जो है वो कौन सी है, स्पेसिफिक हीट है। लेटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन। कौन से वाली हीट है, हिडन वाली हीट है, छुपी हुई है, गुप्त हीट है। ठीक है, और एक जो है वो हमारे पास कौन सी है, स्पेसिफिक हीट है। हिडन का मतलब क्या है कि हिडन वाली हीट जो है, इसमें हिडन कौन है कि टेम्परेचर जो है ना वो क्या रहता है, कांस्टेंट। ये क्या कह रहे हो सर, हिडन का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। बेटा अगर आप क्या करते हैं, आप थर्मोमीटर लगा देते हैं सब्सटेंस के ऊपर तो टेम्परेचर जो है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीज करता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको। हीट लगातार दिए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर जो है वो आपको चेंज होता नहीं दिखेगा। तो हीट जा आ रही है, वो हीट जो है वो क्या हो रही है, जो है वो आपको चेंज होता नहीं दिखेगा। तो हीट जा आ रही है, वो हीट जो है वो क्या हो रही है, हिडन। और ये जो हीट जाती है बेटा ये किस लिए काम आती है, ये स्टेट को चेंज करती है। ये किसको चेंज कर रही होती है, स्टेट को चेंज करने के काम आती है। स्टेट को चेंज करने का क्या मतलब है, सॉलिड से कहां चले जाएगा, लिक्विड में, या लिक्विड से क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। ठीक है, स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट काम आती है उसका नाम है लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट जो है वो रहता है। स्पेसिफिक हीट में जो है जब आप हीट देते हैं तो हीट के देने से टेम्परेचर जो है सर वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है तो वो गुप्त होगी है। ठीक है, वो हिडन होगी, नाम क्या हो गया उसका, लेटेंट। जहां पे आपको इस हीट के देने से टेम्परेचर का चेंज दिखाई पड़ रहा है तो वो जो है बेटा वो कौन सी हो जाएगी, स्पेसिफिक हमारे पास हो जाएगी। ये काम जो है ना वो हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या कह रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्या नहीं है, ये काम जो है ना बेटा वो हमने करना है। सुनेंगे ध्यान से, चीजें जो है वो कुछ किस तरीके से हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर बेटा मैं बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर एक लाइन में समझना है तो हमारे पास जो है ना एक आइंस्टाइन इक्वेशन होती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन है। और इनको जो है बेटा ये काम करने के लिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको नाम दिया गया है, आइंस्टाइन इक्वेशन मैं कह रहा हूं। और ये काम करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था बेटा। ठीक है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन में उन्होंने क्या कहा था कि जो भी एनर्जी आप देते हैं वो दो हिस्सों में चली जाती है, एक वर्क फंक्शन और एक वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, इस बात को थोड़ा सा समझाना चाहूं तो बेटा चीजें जो है ना वो क्या है हमारे पास, इस तरीके से कोई भी एक मेटल का सरफेस है,
उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के सरफेस पे क्या भरे पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं। मैं थोड़ा सा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है सर वो यहाँ पे इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास भरे पड़े हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, आपने इसको क्या दे दी, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। आपने जब इनको एनर्जी दी, बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि अगर आप किसी बस में हैं और बस में से अगर आपको उतरना है तो आपको जाके कहां खड़ा होना पड़ेगा, गेट पे, मतलब सरफेस पे जाके खड़ा होना पड़ेगा। तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के चांस ज्यादा होते हैं, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स के। कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होते हैं, सरफेस वाले। क्यों, क्योंकि सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे होते हैं, लूजली बाउंड। आप बस के अंदर भरे, बस भरी पड़ी है और बस के अंदर आप बैठे हैं आराम से, निकलना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। कौन से वाली, जब कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये जो काम है ना वो आपने कर दिया कि अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी आपने दी और एनर्जी के देने से सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या हमेशा निकल जाएंगे, नहीं। जैसे कि अगर किसी भी एग्जाम की बात करता हूं तो उस एग्जाम में मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड कहा जाता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है बेटा वो क्या कहलाएंगे, थ्रेशोल्ड कहलाते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी और उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं ये फाई, वर्क फंक्शन कह देते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी कह देते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो तुम्हारे लिए किसका काम कर रहे होते हैं, फाई का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काम जो है ना बेटा वो हमारे पास है कि अगर मैं बात करता हूं तो वर्क फंक्शन जो है वो क्या है, एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो निकलना शुरू होते हैं। तो मिनिमम एनर्जी देने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। और अगर आप कोलिजन की एनर्जी को जीरो मानो, तो एनर्जी जो है मतलब वेस्ट ना करो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस टाइम पे, मैक्सिमम होगी। तो ये जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है सर, एनर्जी जो दी वो दो हिस्सों में, एक तो मिनिमम वाले में, एक तो उसको बाहर निकालने में जो यूज हो रही है फाई, और दूसरे वाली अगर मैं बात करता हूं बेटा तो उनको मूव करवाने में जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास है। तो अगर मैं बात करता हूं एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ भी रखा है, वो क्या होता है, एच इंटू न्यू। वर्क फंक्शन का क्या होता है बेटा, एच न्यू नोट। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो काम है ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास। चलिए जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की अगर मैं बात करने बैठूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो बेटा वो क्या हो जाएगी, एच न्यू माइनस के एच न्यू नोट हमारे पास होगा। चलो अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें जो है ना वो हमारे पास है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कौन सी चीजें जो है वो ठीक नहीं है, नोट करेक्ट की बात हो रही है बेटा। नोट करेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो है ना वो मिला, बिल्कुल मिला था सर। नोट करेक्ट पूछा है आपसे तो। फॉर ईच मेटल देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वही बात है कि भाई हर एक एग्जाम के लिए क्या एक मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, तभी आप एग्जाम को करेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसी तरीके से कोई भी मेटल सरफेस जो है बेटा उसके लिए भी क्या है, हमारे लिए कोई भी मेटल सरफेस जो है वो हमें दिया हुआ है उसके लिए भी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी बात ठीक है। न्यू अगर ग्रेटर देन न्यू नोट है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से नहीं बढ़ती बेटा। यहां पे इस वाली इक्वेशन पे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाएंगे तो न्यू को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। ये क्या कहता है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये बात क्या है, गलत। और आपसे गलत ही पूछी गई है तो यही बात जो है वो हमारे लिए क्या होगी, ठीक ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है वो क्या कहा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है बेटा, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी। एक बात जो है ना मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूं कि इंटेंसिटी जो है ना इसको कहते क्या है, इंटेंसिटी को ना बेटा ईट से याद रखेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे करके कह देते हैं आप इंटेंसिटी को, EAT, खाने वाले ईट से याद रखेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी जो है बेटा इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा फोटोन अंदर जाएंगे, इंटेंसिटी का मतलब होता है फोटोन से, जितने ज्यादा फोटोन अंदर जाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो ये बात भी ठीक है। और इसका अगर मैं एक रिलेशन तुम्हें बताऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह लो और इंटेंसिटी के साथ उसका रिलेशन जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन होता है बेटा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा क्या करता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। तो ये 2020